घने जंगल में तोता अपने बेटे के साथ अपने घोंसले में रहता था। वो अपने घोंसले में बैठा था कि तभी जंगल में एक चील आ जाती है और वो इधर उधर घूमने लगती है। तब तोता तो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है, मेरे बेटे तुम छुप जाओ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और अंदर से घबराहट सी हो रही है, कहीं कोई चील ना आ जाए। वो तोता अपने बेटे से ऐसा कह ही रहा था कि तभी वहाँ वो चील आ जाती है और तोते को अपने पंजों में पकड़ लेती है। वो तोते का बेटा तो ये देखकर रोने लग जाता है। तब वो चील तो तोते को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बेटे की रोने की आवाज सुनकर चिड़िया और आकाश अपने खेत में से उसके पास आते हैं। तब रानू कहती है, हे भगवान आकाश जी, ये क्या हो गया? वो दुष्ट चील तो तोते को ले गई। अब वो बेचारा कितना मुसीबत में होगा। वो डर रहा होगा उस चील से। उसकी पत्नी तो पहले ही मर गई थी, उसका बेटा भी अकेला रह गया है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो किसी दिन आकर इस तोते के बेटे को भी खा जाएगी। हमें कुछ करना होगा। ये बेचारा भी कितना रो रहा है। हाँ रानू, हमें इस छोटे बच्चे को बचाना होगा, नहीं तो वो दुष्ट चील इसे भी खा जाएगी। ये कहकर वो रानू और आकाश तो फिर उस चील के पीछे जाते हैं, लेकिन वो चील तो अपने पहाड़ों की तरफ उस तोते को ले जाती है और वहाँ जाकर उसे मारकर खा लेती है। उसके बाद वो तोते के बेटे को भी खाने के लिए आती है और उससे कहती है, मुझे अब तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। अब तो मैं तुझे खाऊंगी। बहुत मजा आया तेरे पिता को खाकर। ये कहकर वो चील तो तोते के बेटे को भी झपटने वाली थी कि तभी वहाँ चिड़िया और चिड़ा आ जाते हैं। तब चिड़िया उस चील से कहती है, चील दी, ऐसा मत करो। तुमने इसके पिता को तो मारकर खा लिया, अब इस बच्चे को तो छोड़ दो। कम से कम इस बच्चे को तो मत मारो। नहीं नहीं छोटी चिड़िया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं आज से खाकर ही जाऊंगी। कमजोर बच्चियों, तुम दोनों क्या कर लोगे, मैं देखती हूँ। ऐसे उन तीनों में लड़ाई हो जाती है। आकाश और रानू चिड़िया दोनों मिलकर उस चील को बहुत मारते हैं और चील अकेली थी इसलिए वो उनका कुछ नहीं कर पाती और वो थक हार कर उस तोते के बेटे को छोड़कर जाने लगती है और कहती है, छोटी चिड़िया और चिड़े, मैं तुम दोनों को तो बाद में देख लूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बाद में मैं जरूर आऊंगी। ये कहकर वो चील चली जाती है। तब रानू कहती है, आकाश जी, हमने किसी तरह तोते के बेटे को बचा ही लिया, बस कहीं वो चील दोबारा ना आ जाए। वो रानू तो फिर तोते के बेटे को अपने गले से लगा लेती है। वो तो रो रहा था और बहुत ज्यादा उदास था। वो अपने पापा को याद कर रहा था, लेकिन अब उसका पापा तो इस दुनिया में नहीं रहा था। तब रानू कहती है, आकाश जी, अब ये तोते का बेटा तो अकेला है। इसके मम्मा पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसे अब कौन संभालेगा? वो दोनों पति पत्नी तो फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो दोनों फैसला करते हैं कि उस तोते के बेटे को अब खुद ही रखेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। एक दिन वो दोनों पति पत्नी अपने छोटे से मकई के भुट्टे के खेत में बैठे थे। वो बारिश के भरोसे फसल कर रहे थे। उनके पास ना तो घर था और ना ही अनाज। आकाश जी, हम दोनों पति पत्नी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे लिए फिर भी खाने के लिए कुछ खास नहीं बच पाता। हाँ रानू, अब हम कर भी क्या सकते हैं? इतना समय हो गया, भगवान ने अभी तक हमें संतान का सुख भी नहीं दिया है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि तभी वहाँ तोते का बेटा आ जाता है। वो रो रहा था, वो भूखा था। तब रानू उसे चुप कराती है और खेत में से एक भुट्टा तोड़कर उसे देती है। जब वो उसे खा लेता है तो रानू कहती है, आकाश जी, अब तो ये तोते का बेटा ही हमारा बच्चा है। यही हमें मम्मा पापा कहकर पुकारेगा। रानू, अब तो ये हमारा बेटा हमसे माँ पिताजी कहेगा और अब हमें संतान का सुख मिल गया। वो ऐसे बात कर रहे थे कि तभी अचानक से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। उनके पास तो बारिश से छिपने के लिए कोई घर भी नहीं था। वो तो वहीं भुट्टे
के खेत में बैठे थे और बारिश में भीग रहे थे। बारिश में भीगने की वजह से उस छोटे तोते को तो ठंड लग रही थी। हे भगवान, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो हमें ऐसी सजा मिल रही है। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए ठीक से भोजन भी नहीं है। हम कैसे यहाँ बारिश में भीग रहे हैं? क्या हमें कभी भी सुकून की जिंदगी जीने को नहीं मिलेगी? क्या हम अच्छे से कभी नहीं रह पाएंगे? हे भगवान, हम पर थोड़ी दया करो। हमें ज्यादा नहीं, एक छोटा सा घर दे दो रहने के लिए, ताकि हम इस बारिश से बच सकें। हमारा बच्चा कैसे बारिश में भीग रहा है और ठंड से ठिठुर रहा है। वो रानू ऐसा कहती है, तभी उसका पति आकाशड़ा आसमान की तरफ देखता और कहता है, हे भगवान, बस हमें एक छोटा सा घर दे दो जिससे हम बारिश से बच सकें। ये बारिश का पानी बहुत ठंडा है, जिस वजह से हमारे बेटे को भी ठंड लग रही है। वो ऐसे कह रहे थे कि तभी चमत्कार हो जाता है। वहाँ एक घर आ जाता है जिसे देखकर रानू कहती है, देखो देखो आकाश जी, यहाँ पे घर आ गया। ये तो चमत्कार हो गया। भगवान ने हमारी सुन ली और हमें रहने के लिए घर दे दिया। चलो अब हम जल्दी से अपने घर में चलते हैं। वो दोनों पति पत्नी तो फिर अपने बेटे को लेकर उस घर के अंदर आ जाते हैं। इस तरह उनकी भगवान सुन लेता, उन्हें घर भी दे दिया था और संतान का सुख भी। वो दोनों पति पत्नी फिर अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। नागराज, गौरी, ये अंडा तो हिल रहा है, लगता है इसमें से बच्चा बाहर आने वाला है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब भी अंडे की ऑमलेट खाने का मन करता है, कोई न कोई परेशानी हो ही जाती है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे, तभी अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। वो हंसते हुए कहती है, मम्मा मम्मा, खुशबू अच्छी आ रही है। आप क्या बना रही हो? पापा, जब मैं अंडा तोड़ रही थी तो आप देख रहे थे, पर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? मैं आपसे बात नहीं करूँगी। वो छोटी चिड़िया ऐसे बोल रही थी। कौवा और कौवी तो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे थे। मम्मा पापा, आप दोनों का रंग कितना काला है। आप अच्छे नहीं लग रहे। जब मैं बाहर जाऊंगी तो सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा, आप रंगोली करने वाली क्रीम लगा लेना। पापा तो काले रंग में ही अच्छे लग रहे हैं। रानू चिड़िया अपने घोंसले में अपने अंडे के साथ बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि अब उसके अंडे से बच्चा निकल नहीं वाला था। कई दिन बीत गए लेकिन अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया। ऐसा करती हूँ, अंडा छिपाकर नदी से पानी पी आती हूँ। ये कहकर रानू तो नदी से पानी पीने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गौरी कहती है, मेरे पति कालू, ये लो तुम ये प्याज काटो। मैं पच्ची का अंडा ढूंढने जा रही हूँ क्योंकि आज मेरा ना अंडा की आमलेट खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मैं किसी पच्ची का अंडा लेकर आती हूँ। गौरी, साथ में मिर्ची भी ले आना क्योंकि घर में मिर्ची भी नहीं है। वो गौरी कौवी तो फिर अंडा चुराने के लिए चली जाती है। वो एक ऊंची उड़ान लेती है, तब उसे चिड़िया के घोंसले में अंडा दिख जाता है। वो वहाँ आती है और इधर उधर देखती है, फिर अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो लाल मिर्ची की तरफ जाती है। उसे लाल मिर्ची दिखाई देती है तो वो अंडा जमीन पर रखती है और लाल मिर्ची चुराने लगती है। तभी तोता वहाँ आ जाता है। चोरनी चोरनी, कभी हट जाओ। मेरी लाल मिर्ची क्यों चोरी कर रही हो? मेरे भाई तोते, वो क्या है ना, मेरे घर पर मेहमान आए हैं तो मैं उनके लिए आमलेट बनाना चाहती थी, इसलिए 2-4 मिर्ची लेने आई हूँ। गौरी गौरी, ये अंडा कहाँ से लाई हो तुम? ये अंडा तो मैं चील के पास से लाई हूँ। ये मुर्गी का अंडा है। अच्छा चल ठीक है, ले जा और जा यहाँ से। दोबारा मत आना मेरे खेत में मिर्ची लेने। वो गौरी तो फिर लाल मिर्ची और अंडा लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ आ जाती है। घर आती है तो वो कालू से कहती है, क्या हुआ कालू, तुम बैठे बैठे रो क्यों रहे हो? प्याज काट रहे हो कि रो रहे हो? गौरी, रो नहीं रहा, बस ये प्याज काटी है इसलिए आंसू आ गए। इस प्याज ने तो मुझे आज अंधा ही कर दिया। देखो कालू जी, मैं अंडा भी ले आई हूँ और लाल
मिर्ची भी। तुम्हें पता है कालू जी, जब मैं लाल मिर्ची लेने गई तो वहाँ तोता भी आ गया। गौरी, वो तोता तो हर समय अपने खेत में ही छिप कर बैठा रहता है और सब जगह नजर रखता है। गौरी, वैसे ये अंडा किस पक्षी का है? ये तो मुझे नहीं पता कि किस पक्षी का है। एक घोंसला था, उसमें मुझे ये अंडा दिखा तो मैं उठा लाई। गौरी तो चूल्हे में आग जलाती है और फिर भगोना रखकर प्याज गरम करती है। गौरी, ये अंडा तो हिल रहा है, लगता है इसमें से बच्चा बाहर आने वाला है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब भी अंडे की ऑमलेट खाने का मन करता है कोई ना कोई परेशानी हो ही जाती है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे तभी अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। वो हंसते हुए कहती है, मम्मा खुशबू अच्छी आ रही है, आप क्या बना रही हो? पापा, जब मैं अंडा तोड़ रही थी तो आप देख रहे थे पर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? मैं आपसे बात नहीं करूँगी। वो छोटी चिड़िया ऐसे बोल रही थी। कौवा और कौवी तो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे थे। मम्मा पापा, आप दोनों का रंग कितना काला है, आप अच्छे नहीं लग रहे। जब मैं बाहर जाऊंगी तो सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा, आप रंगोली करने वाली क्रीम लगा लेना। पापा तो काले रंग में ही अच्छे लग रहे हैं। चुप हो जा छोटी चिड़िया, कितना बोलती है तू। जब से आई है तब से हमारे कान फोड़ रही है, अब बंद हो जा। गौरी, प्याज भुन गई है तो उसे ही ले आओ लाल मिर्ची डालकर। आज फिर ऑमलेट खाने के लिए नहीं मिलेगी। वो दोनों कौवे तो गुड़िया को घोंसले में बिठालकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया जब पानी पीकर घर आती है तो वहाँ वो अपने अंडे को ना देखकर रोने लगती है और कहती है, मेरा अंडा कहाँ चला गया? कौन जालिम मेरा अंडा चुरा कर ले गया? मेरे मासूम से अंडे ने उसका क्या बिगाड़ा था जो मेरा अंडा चुरा कर ले गया? मैं अब अपने अंडे को कहाँ ढूंढूं? कैसे उसके बिना रहूंगी? रानू बेचारी ऐसे रो रही थी। दूसरी तरफ कालू गौरी से कहता है, गौरी, अब हम उस छोटी चिड़िया का क्या करेंगे? इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम उसे जंगल से कहीं छोड़ आओ, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो जंगल के पक्षी हमें तो इस जंगल से निकाल देंगे। मैं रात को जाऊंगी कालू जी और उस छोटी चिड़िया को ठिकाने लगा दूंगी। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे तभी रानू चिड़िया रोती उनके पास आकर कहती है, गौरी और कालू, मेरा अंडा किसी ने चुरा लिया है। क्या आपने किसी को मेरा अंडा ले जाते हुए देखा है? नहीं चिड़िया, हमने किसी को नहीं देखा। हम तो अभी अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते और कबूतर से भी जाकर पूछती हूँ, शायद उन्होंने किसी को देखा हो। चिड़िया तो वहाँ से चली जाती है। तब कालू कहता है, गौरी, तुम चिड़िया का ही अंडा चुरा लाई थी। मुझे क्या पता था कालू जी की वो चिड़िया का घोंसला है। अब तुम चुप ही रहो, किसी को पता न चल जाए कि हम अंडा चुराते हैं। गौरी, देखो वो बेचारी चिड़िया कैसे परेशान होकर अपने अंडे को इधर उधर ढूंढती फिर रही है। तो मैं तो कहता हूँ कि तुम उसके बच्चे को ले जाकर उसे दे दो। हाँ कालू, तुम ठीक कहती हो। मुझे भी बेचारी चिड़िया पर दया आ रही है। मैं अभी घर जाकर उसकी बेटी को उसे दे आऊंगी। गौरी, पर तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे हम पकड़े जाएंगे और चिड़िया सजा भी देगी? वो चिड़िया मुझे जो भी सजा देगी कालू जी, मैं हंसते हंसते ले लूंगी, पर मुझे उसकी बेटी को उसे देकर आना होगा। ये कहकर गौरी घर आती है और उसकी बेटी को चिड़िया के घर ले जाती है। वहाँ जाकर वो चिड़िया को सारी बात बता देती है कि उसी ने उसका अंडा चुराया था और ये उसी की बेटी है। चिड़िया तो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। तब वो कहती है, क्या आप मेरी मम्मा हो? हाँ मेरी बेटी, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। गौरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बुराई करने के बाद बुराई का आपको एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। फिर तो अच्छा हुआ गौरी काली आंटी। अब तो मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मा तो बहुत सुंदर है। वो दोनों तो ये सुनकर हंसने लग जाती हैं। तब गौरी कहती है, हाँ ठीक है दादी अम्मा। अच्छा रानू, अब मैं चलती हूँ।
गोरी तो फिर वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी से रहने लगती है। करमजली, बर्तन धोने में इतनी देर लगा दी है तूने। अभी तो कपड़े भी धोने के लिए रखे हैं, वो सब कौन करेगा? माँ बस मैं अभी करती हूँ। खबरदार, अगर तूने मुझे माँ कहा तो। अपनी माँ को तो जन्म लेते ही खा गई, अब क्या मुझे भी मार डालना चाहती है? अरे गुड़िया बेटी, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। हाय दैया, अभी इस करमजली ने खाना भी नहीं बनाया है। मेरी गुड़िया बेटी भूख से तड़प रही है। अरे चुड़ैल, अब मेरा मुंह ही देखती रहेगी या फिर खाना भी बनाएगी? तब कबूतर घर की तलाश में बैठे हुए थे, तभी उनकी नजर एक घर पर पड़ती है और वो तीनों वहां आकर उसका दरवाजा खटखटाते हैं। तभी उस घर के अंदर से कालू कौवा और गोरी कौवी निकलते हैं और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उन तीनों पक्षी को एक कच्चा सा कमजोर सा घर रहने के लिए दे देते हैं। ये सुनकर वो तीनों पक्षी पहले तो अपने मन में सोचते हैं और फिर बाद में हाँ कर देते हैं और उस घर में जाकर रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर के अंदर सो रहे होते हैं। तभी रात को अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है और तेज तूफान भी आ जाता है, जिस वजह से उनका घर नीचे गिर जाता है और वो दोनों उस घर के नीचे दबकर मर जाते हैं। वो पक्षी दूसरे जंगल से आए थे और उन्हें सागर की दिशा में जाना था, लेकिन वो आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, मैं तो अब बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। हम सब बहुत थके हुए हैं, लेकिन हमें सफर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इस अनजान जंगल में रात कैसे गुजारेंगे। तभी तोते की नजर सामने एक घर पर पड़ती है। दोस्तों, वो देखो सामने एक घर है, हम वहाँ चलते हैं, आज की रात वहाँ गुजार लेते हैं और फिर अगले दिन अपना सफर शुरू कर देंगे। ना जाने वो घर किस पक्षी का है, वो हमें आसरा देगा क्या अपने घर में? हम एक बार जाकर देख लेते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पक्षी दयालु हो और एक रात हमें अपने घर में रहने दे। फिर वो तीनों उस घर के पास आते हैं और कबूतर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। कबूतर फिर से दस्तक देता है। इस घर में तो कोई भी पक्षी नहीं है, वो देखो सामने दो और भी घर हैं। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई पक्षी रहते हैं और वो इस समय भोजन लेने गए होंगे। वो अभी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक कौवा और एक कौवी आ जाती है। अरे क्या झांक रहे हो तुम हमारे घर में? कुछ नहीं बहन जी, हम परावासी पक्षी हैं, सागर की दिशा में जा रहे थे, हम थक गए थे उड़ते उड़ते। और फिर हमने ये घर देखा तो हम यहाँ आ गए। आज की रात आप हम सबको अपने घर में रख लो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। लेकिन अगर हम तुम्हें बने बनाई घर दे दे तो कैसा लगेगा तुम्हें? ये सुनकर तो वो तीनों हैरान हो जाते हैं। क्या मतलब? हम समझे नहीं आपकी बात। बात ये है कि वो जो सामने दो घर खाली हैं, उनमें पहले कुछ पक्षी रहते थे, लेकिन अब वो चले गए हैं, तो अब वो घर हमारे कब्जे में है। अरे आप तो बहुत अच्छे पक्षी हैं, बस ऐसे ही दूसरे पक्षी कहते रहते हैं कि कौवे बहुत बुरे होते हैं। सब झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन पहले तुम मेरी एक बात सुन लो, बदले में तुम्हें उन घरों का किराया देना होगा हमें। क्या किराया? कितना किराया देना होगा हमें? कुछ ज्यादा नहीं, बस 3 दाने हर रोज एक घर के बदले में। ये सुनकर तो उन तीनों पक्षियों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन वो तीनों पक्षी बहुत थके हुए थे और रात भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए कबूतर उन दोनों पक्षियों से पूछे बगैर ही ऐसा कहता है, हमें मंजूर है, हम कल से आपको चावलों के 3 दाने ला दिया करेंगे। कबूतर, ऐसा कैसे होगा? हम कर लेंगे चिड़िया, बस कुछ दिनों तक हम यहीं रह लेते हैं,
तब तक हमारे जंगल का मौसम भी ठीक हो जाएगा। फिर हम सागर की दिशा की तरफ जाने की बजाय अपने जंगल की तरफ ही वापस हो जाएंगे। चिड़िया और तोते को भी कबूतर की बात अच्छी लगती है। जल्दी जल्दी बताओ, हमें और भी काम है। ठीक है बहन जी, हमें स्वीकार है। तो फिर जाओ, आज से तुम इन दोनों घरों में रह सकते हो। और फिर तोता, कबूतर और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। लो भाई कालू, कल से भोजन की चिंता भी खत्म हुई। मुफ्त में ही भोजन मिल जाया करेगा हमें तो। लेकिन गौरी, तुम तो जानती हो कि वो घर कितने कमजोर हैं। अगर उन पक्षियों के ऊपर गिर गए तो मेरे कौन सी रिश्तेदार है वो पक्षी? छत गिरे तो गिर जाए, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो मुफ्त में चावल मिलेंगे। और फिर रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया, तोता और कबूतर इस बात से अनजान थे कि वो घर बहुत कमजोर है। शायद इसी वजह से बुलबुल वो घर छोड़कर दूसरे जंगल चली गई थी। कबूतर भैया, अच्छा ही हुआ कि डील इतनी भी महंगी नहीं है। हम शाम को आते समय एक एक दाना चावल का ले आया करेंगे। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। हम कुछ दिनों तक इस किराए के घर में रह लेते हैं, फिर वापस अपने जंगल की तरफ चले जाएंगे। और फिर वो तीनों सो जाते हैं और दूसरे दिन गौरी को भी सुबह सुबह ही उनके पास आ जाती है। परावासियों, कैसा लगा ये घर? बहन जी, बहुत अच्छा है। किराया भी कुछ ज्यादा नहीं है। ऐसा करना, शाम से पहले ही हमारे घर पर हमारा किराया पहुंचा देना, क्योंकि आज हम तो भोजन लेने नहीं जाएंगे। चिंता ना करो गौरी बहन, हम 25 जवान के पक्के हैं। शाम से पहले ही आपका भोजन आपके घर पहुंचा देंगे। और फिर गौरी वहां से चली जाती है। दोस्तों, चलो देखते हैं हमें इस जंगल में खाने के लिए क्या क्या मिलता है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी घर के बाहर बैठे मजे कर रहे थे। तभी वहाँ एक पक्षी आता है। मैं बादलों का संदेश लेकर आया हूँ। मैं पहले भी आया था कि आज रात बहुत तेज बारिश आएगी और बारिश के साथ साथ तूफान भी आएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप सब दूसरे जंगल चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तूफान के साथ साथ आप सब भी मारे जाओ। पक्षी जी, सब चले गए हैं यहाँ से। इस जंगल में हमारे सिवाय और कोई भी नहीं है। लेकिन तुम्हें भी चले जाना चाहिए। पक्षी जी, आप चिंता ना करो। हमारा घर बहुत ही मजबूत लकड़ियों से बना हुआ है। कितना भी तूफान या कुछ भी आए, हमारा घर नहीं टूटेगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कबूतर भी आ जाता है। लो जी कौवे और कौवी, आपका किराया। कौवे, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पर और कोई पक्षी नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। सब चले गए हैं यहाँ से, लेकिन ये कबूतर यहाँ कैसे आ गया? ये परावासी हैं और ये बुलबुल वाले घर में किराए पर रह रहे हैं, क्योंकि जब बुलबुल गई थी तो वो अपना घर हमें देकर गई थी। अब मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर वो कबूतर वहाँ से चला जाता है। वो घर तो बहुत कमजोर है और तुमने लालच किया और तुमने मासूम पक्षियों को बताई नहीं ये बात। पक्षी, तुम जाओ, हम देख लेंगे जो होगा। और फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। गौरी, कहीं ये पक्षी बता ना दे उन्हें ये बात। इतना भी समय नहीं है, सबको अपने अपने कामों की पड़ी है। तुम भोजन खाओ और छोड़ो उन छोटे पक्षियों को। वो पक्षी थोड़ा दूर जाता है तो उसके मन में एक विचार आता है। इन कौवों ने उन बेचारे पक्षियों को ये बात नहीं बताई कि वो घर बहुत कमजोर है। मुझे उनको जाकर ये बात बतानी होगी। अगर मैंने नहीं बताई तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। और फिर ये सोचकर वो पक्षी उन पक्षियों के पास आता है और दरवाजा खुलवाता है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो पक्षी, मेरे पास समय बहुत कम है। क्या बात है पक्षी, दरवाजा तो खुला ही था।
मैं मौसम का संदेश लेकर आया था। आज रात इस जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है, इसलिए इस जंगल के सभी 25 जंगल को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन पक्षी जी, कौवा और कौवी तो इसी जंगल में रहते हैं और उन्होंने हमें ये घर किराए पर दिया है। मेरी बात मान लो, ये घर बुलबुल का था और ये घर बहुत कमजोर है, इसलिए बुलबुल इस घर को छोड़कर चली गई है। और वो कौवे तो है ही लालची, उनका घर तो मजबूत है, इसलिए वो दोनों यहाँ से नहीं गए। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे इस समय? तुम तीनों मेरे साथ चलो। आज रात तुम तीनों मेरे साथ रुक जाना और फिर सुबह होते ही अपना कहीं पर बंदोबस्त कर लेना। और फिर वो तीनों उस पक्षी की बात मान लेते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। कालू जी, कल से किराया कुछ ज्यादा ना कर दें, मेरा तो 3 चावलों के दानों से पेट ही नहीं भरा। हमारा घर तो बहुत मजबूत है और आज तो तूफान भी आने वाला है। वो घर तो इतने कमजोर हैं कि थोड़ी सी हवा में गिर जाएंगे। कौवा और कौवी ये नहीं जानते थे कि वो तीनों पक्षी तो उस पक्षी के साथ वहाँ से चले गए हैं, वो तो उस घर में है ही नहीं। मरते हैं तो मरे, हमें क्या।